हेलो बच्चों। नागरिक शास्त्र के इस चौथे चैप्टर के में आज सेकेंड टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। पहले टॉपिक में आपको जहां से बताया गया था वहीं से मैं शुरुआत करूंगा। सरकार के 3 अंग के बारे में आपको बताया गया था, जिसमें आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब उसमें हम सिर्फ एक विधायिका के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग अलग टॉपिक हो गया, उस अलग अलग टॉपिक को आगे हम पढ़ते रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक जब इसके बाद होगा, जो सेकंड टॉपिक आपका, वो विधायिका है। इसको मुख्य रूप से हम संसद कहते हैं, और संसद जो होती है वो हमारी विधायिका होती है, मुख्य रूप से विधायिका का कार्य करती है। अब इस संसद को हम मुख्य रूप से जो बांटते हैं, आपका राष्ट्रपति, लोकसभा, और राज्यसभा। लोकसभा को हम किस किस नाम से जानते हैं? लोकसभा को हम क्या कह सकते हैं? निम्न सदन, अस्थायी सदन, दूसरा अस्थायी सदन, और तीसरा जो इसमें है बच्चों, इसको हम कहते हैं लोकप्रिय सदन। लोकसभा, निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन, ऐसे विभिन्न नामों से हम इसको जानते हैं। इसी तरह से राज्यसभा का है, राज्यसभा को भी उच्च सदन कहा, इसको हम प्रथम सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन। और जो आपका राज्यसभा है, उच्च राज्यसभा को हम कहेंगे उच्च सदन। दूसरे नंबर पे आपका द्वितीय सदन, तीसरे नंबर पे इसको हम कह सकते हैं स्थायी सदन, और अलोकप्रिय सदन। यहां तक समझ में आ गया? सीधे से मैंने सिर्फ पहले से सरकार के जो 3 अंग है उसमें से सिर्फ मैंने पहले अंग को लिया है, और उस पहले अंग को 3 भागों में फिर मैंने डिवाइड किया है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम क्या क्या कहते हैं? निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन और प्रथम सदन।
राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन और अलोकप्रिय सदन, ऐसे विभिन्न नामों से जानते हैं। और इससे संबंधित प्रश्न भी आता है कि राज्यसभा को हम और क्या कहते हैं, या उच्च सदन किस सभा को कहते हैं, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वास्तव में जो संसद है, ये संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है, या किसी भी देश के लिए संसद की क्यों आवश्यकता है। तो सबसे पहले यह है कि भाई देखो, किसी भी सरकार को चलाने के लिए कोई भी ऐसी मतलब एक संस्था होनी चाहिए जो उस सरकार को चलाने के लिए नियम कानून का निर्माण कर सके, क्योंकि बिना नियम कानून का सरकार चलाना, शासन की जितनी सारी प्रणाली है, इसको मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया है कि शासन की जो प्रणाली होती है, जैसे वो लोकतांत्रिक प्रणाली, राजतांत्रिक प्रणाली और सैनिक तंत्र प्रणाली और एक साम्यवादी प्रणाली भी है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के शासन की प्रणालियां हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित और सुखद अनुभव वाले जो प्रणाली को बताया गया है, वो लोकतंत्र को बताया गया है। तो उसी लोकतंत्र को लेके, क्योंकि लोकतंत्र क्यों बताया, क्योंकि लोकतंत्र का अपना एक संविधान होता है, एक नियम कानून होता है, लेकिन वो संविधान बनाएगा कौन, बनाने के लिए किसी ने, इसके लिए प्रत्येक देश में एक संसद का निर्माण किया जाता है, जो देश की सर्वोच्च संस्था होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो आप संसद का नाम लिख सकते हैं। और उस संसद का काम सिर्फ यही होता है कि सरकार के लिए कानून बनाना, और सरकार का काम होता है कि उस बने हुए कानून के आधार पर आगे के जो अंग हैं, उन अंगों को काम सौंपना, जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में मैंने आपको बताया। तो अभी जो आपने संसद में देखा है कि संसद में जो लोकसभा को हमने और राज्यसभा को, इनका मुख्य काम सिर्फ यही है कि देश के लिए कानून बनाना, विभिन्न प्रकार के मुद्दों को उसमें सुलझाना, देश की आमदनी का हिसाब किताब रखना, ये भी आपका संसद के अंतर्गत ही होता है। तो सबसे पहले इसलिए जरूरी है संसद, ताकि देश के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। दूसरा यह है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों का शासन के द्वारा, सरकार के विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, उन कार्यों का संसद में अधिवेशन बुलाकर उसका हिसाब किताब लिया जा सके। तीसरा इसलिए जुड़ा है कि देश के लिए चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं, उन खर्चों का जो वितरण होता है, उन खर्चों का जो हिसाब किताब होता है, वो देश की संसद रखती है। तो इसके लिए संसद जरूरी है, बिना संसद का यह काम संभव नहीं है। अब हम इसमें एक तरह से दो प्रकार की संस्थाएं इसमें हैं, तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर कैसे काम कर सकती हैं, और दोनों में से बेहतर कौन है, कौन सी संस्था बड़ी है, हम कैसे कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जो लोकतंत्र है, अभी हम लोकतंत्र के बारे में, लोकसभा के बारे में वो करेंगे अध्ययन, लोकसभा, और एक तरफ है आपका राज्यसभा। अब एक एक बिंदु पर हम अंतर स्थापित करेंगे इनके बीच में। लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है वो 552, और राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो आपका 250। इसी तरह से लोकसभा की जो वर्तमान संख्या है वो 545 है, और लोकसभा की जो वर्तमान जो है वो आपका 245 है। इस तरह से
इसमें 543 में 543 का चुनाव होता है प्लस 2 मनोनीत होते हैं। जबकि इसमें 12 सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं। एक नेक्स्ट शब्द होता है लोकसभा जो होती है वो स्थायी सदन है, सॉरी अस्थायी सदन है। जबकि राज्यसभा ये आपका स्थायी सदन है और इसका ये आपका अस्थायी सदन है, सॉरी ये अस्थायी सदन है और ये आपका राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। अब चूंकि ये अस्थायी सदन है क्योंकि 5 वर्ष के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, इनकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है, फिर इनको जनता के बीच में जाना पड़ता है। अगर ये दोबारा जनता के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं तो फिर ये संसद के लिए काम करेंगे, अन्यथा जो दूसरा व्यक्ति चुन के आएगा वो काम करेगा। जबकि राज्यसभा जो है वो एक तरह से स्थायी सदन के रूप में है और स्थायी सदन होने का मतलब कि ये कभी भंग नहीं हो सकती। तो जब राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसमें से रिटायर हो जाते हैं और उनके जगह पर दूसरे सदस्य चुन लिए जाते हैं। इस तरह से इसमें दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन लोकसभा और राज्यसभा का था, जिसमें मैंने इसको आपको बताने का प्रयास किया। जो सरकार के 3 अंग है उनमें से एक अंग को मैंने आपको बताया कि संसद क्या है, किस तरह से संसद कार्य करती है, संसद में कौन कौन सी लोकसभा और राज्यसभा 2 प्रमुख संस्था है और उसमें किस तरह से इनके सदस्यों का चुनाव होता है, चयन होता है और संसद की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में मैंने बताया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा।